बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने पाकिस्तान डिबेट के सिलसिले में एनर्जी क्राइसिस के हवाले से कि जिसकी हैयत रोज़ बरोज़ तब्दील हो रही है, जिसकी डेफिनेशन हर साल तब्दील होती जा रही है, उस पर बहुत सारे मामलात के ऊपर बात की। हमारे साथ माहिरीन का एक पैनल मौजूद था। हमने इस पर भी बात की कि हम IMF के पास जब जाते हैं तो IMF कहता है कि आप जो बिजली बनाते हैं वो महंगी बनाने के बाद सस्ते दामों अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेच देते हैं, जिसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अपनी नाअहली की वजह से या दीगर मामलात की वजह से इस कदर लाइन लॉसेस करती हैं कि आपकी मईशत पर एक नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता है। आज भी इस पर बात करेंगे। आज प्रोग्राम के अख्ताम पर जब हम डिबेट का अख्ताम करेंगे, अपनी इस पाकिस्तान डिबेट को समेटेंगे, तो ये जरूर कोशिश करेंगे कि अपने माहिरीन से सिर्फ बहस बराए बहस के बजाय सोल्यूशंस की तरफ भी जाएं कि आखिर पाकिस्तान किस तरीके से सस्ती बिजली पैदा कर सके, किस तरीके से कि जो गैस का बहरान है मुल्क में, गैस को हम इतनी अक्लमंदी से, इतनी दानिशमंदी से इस्तेमाल करें कि हमारी इंडस्ट्रीज उसके नतीजे में सस्ती प्रोडक्शन पैदा करके ज़र मुबादला ला सके, लेकिन अपने घरेलू सार्फिन को उसका मुतबादिल हमने क्या देना है। इसके साथ साथ लेकिन गुज़िश्ता रोज़ भी लेकिन हमने फवाद बात की, फवाद लेकिन आज भी फवाद इसके ऊपर बात करेंगे। फवाद इसका भी तज़किरा हम ज़रूर करेंगे कि जो कहा जा रहा है कि जी जो खासतौर पर सिलेक्शन कैंपेन का अगर मैं जिक्र करूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आपने सुना 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। अभी पंजाब हुकूमत कह रही है कि वो सब्सिडी देगी 300 यूनिट तक। उससे पहले भी ये दावे किए जाते रहे कि गरीब को बिजली सस्ती मिलेगी, लेकिन गरीब को सस्ती बिजली तो मिल ना सकी। कई बार इन मनसूबों का ऐलान भी किया गया। अब देखना यह कि क्या वाकई गरीब आदमी के लिए बिजली सस्ती हो पाती है या नहीं। और दूसरा जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं कि IMF की तरफ से टैक्सेस की जो डिमांड की जाती है वो भी इसलिए की जाती है कि हमारे लाइन लॉसेस हैं, इसलिए कि हमारे पास गर्दिशी कर्जा बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि हमारे पास बिजली की चोरी बहुत है। और जो बिजली की चोरी है या जो आपके लाइन लॉसेस हैं वो भी आम आदमी को अदा करने पड़ते हैं, जिसके लिए मैकेनिज़्म क्या होना चाहिए। माहिरीन के सामने हमें यह भी रखना पड़ेगा कि जो इस वक्त हमारे पास बिजली की पैदावार के ज़राए हैं, आप पानी से हम बिजली बनाते हैं, हम ये ऑयल से बिजली बनाते हैं, हम विंड से बिजली बनाते हैं, हम शमसी तवानाई से बिजली बनाते हैं। कौन सा ऐसा जो हो सकता है ऑप्शन जिस पर हम जाके बेहतरी जो है वो बिजली पैदावार भी बेहतर कर सकते हैं और साथ साथ जो है उसकी कॉस्ट कम करके हम आम आदमी को सस्ती एनर्जी दे सकते हैं। कालाबाड़ डैम पे सवालात भी हम सामने रखेंगे, क्योंकि कालाबाड़ डैम इस मुल्क के अंदर एक बड़ा मसला रहा है कि कालाबाड़ डैम अगर बन जाता पाकिस्तान की तकदीर बदल दी जाती। आप भी इत्तफाक करेंगे इस पर बड़ी सियासत होती रही है। जी मालिक साहब, अगर बात हम कालाबाग डैम की करें तो पाकिस्तान में मैं चूंकि खुद सूबा सिंध से ताल्लुक रखता हूं, तो यहाँ पर तो कालाबाग डैम शायद किसी ऐसे एक जानवर की तरह था कि जिसने आके पूरी कौम को खा जाना था। और इस तरीके से जब हम KPK की बात करते हैं तो मुझे याद है कि KPK के लोगों को ये शक था, ये शुबा था कि कालाबाग डैम बनने की सूरत में अगर वो ओवरफ्लो हो जाता है तो शायद उनका पूरा सूबा या सूबे का बड़ा हिस्सा जो डूब जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ कालाबाग डैम बनाना ही मकसद था? क्या सिर्फ कालाबाग डैम ही पाकिस्तान में बनता तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होते? पाकिस्तान में मुतबादिल जरियों की तरफ क्यों नहीं किया गया? पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं मुतबादिल जरिए की, तो हमें सिर्फ विंड पावर का एक मंसूबा क्यों नजर आता है, या कोयले का जो मंसूबा है उसके लिए कराची से बिजली साहिवाल तक, कराची से कोयला साहिवाल तक क्यों जाता है? थर जैसे मंसूबे क्यों नहीं होते? तो मलिक साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं अपने मेहमानों का तारा भी करवाता हूँ। फवाद अहमद साहब जैसे कि हमारे साथ कल भी मौजूद थे, अरशद एच अब्बासी साहब मुल्क के मुमताज़ एनर्जी एक्सपर्ट हैं, वाटर एंड पावर एक्सपर्ट हैं। जमात अली शाह साहब साबिक कमिश्नर हैं इंडस वाटर के, और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खालिद वलीद साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब जमात अली शाह साहब हैं साबिक कमिश्नर इंडस वाटर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जमात अली शाह साहब, हमारे यहाँ अक्सर ये बात की जाती है कि अगर हम पानी से बिजली बनाते तो शायद हम इतनी महंगी बिजली अपने आवाम को ना दे पाते। पानी का क्राइसिस, इस पर भी बड़ी बहस की जाती है। फिर ये कहा जाता है कि पानी हमारे पास मौजूद होने के बावजूद हम उसके ज़खायर जो है वो ना बना सके, पानी हम ज़ाया भी बहुत करते हैं। छोटे डैम्स की बात भी की जाती है कि अगर छोटे डैम्स बनाए जाते, एक तो हम अपनी इरिगेशन के लिए उसको इस्तेमाल कर पाते, दूसरा बिजली की पैदावार अगर उससे हम एनर्जी हासिल करते तो आवाम के लिए एक सस्ती बिजली मुहैया हो पाती। हमने क्या समझते हैं आपके क्या कहाँ गलतियाँ की हैं, इसका हल क्या है? बहुत शुक्रिया जी मलिक साहब, मेरा सलाम अर्ज है। बाकी जो डॉक्टर साहब और दूसरे जो पैनल के लोग हैं, क्योंकि मैंने देर से ज्वाइन किया है, तो मलिक साहब मेरी ये गुजारिश है कि मुझे याद है कि जब 88 में इंडिया जाया करता था, तो उस वक्त इंडिया का जो थर्मल हाइडल रेशो थी
वो उनकी 30-70 थी, यानी 30 हाइडल था, 70 उनकी थर्मल थी। और जब हम उनको बताते थे कि हमारा तो 40 थर्मल है और 60 हाइडल है, तो वो हैरान होते थे। और उसके बाद जब ये क्राइसिस ऐसे बढ़े कि हाइडल जनरेशन कम होना शुरू हुई, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर ने सोचा कि हमें एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट करनी है। 2005 में इसकी शुरुआत हुई, जी जी। जिसमें कि आईपीपी जो है ये लोग शामिल हुए। तो वो स्टेप गैप अरेंजमेंट थी कि जब तक हम हाइडल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं करते तो आईपीपी को जो है हम इस्तेमाल कर लें। लेकिन हुआ क्या कि हाइडल उधर ही रह गए, आईपीपी में लोगों ने माल कमाना शुरू कर दिया और वो हम पर मसलत हो गए और हम वहां के वहां रह गए। हमारी जो उस वक्त मैं जब बात कर रहा हूँ 88-89 में 10 पैसे फी यूनिट हमारे हाइडल जनरेट करता था। आज अब अंदाजा लगा लें कि ये जो प्लानिंग होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मैं समझता हूँ कि इसका फुकदान हमेशा रहा है। उसमें कोई एक जिम्मेदार नहीं है। वो मैं समझता हूँ कि बशमूल मेरे, हम जिन कम्युनिटी हम ज्यादा इसके जिम्मेदार हैं कि हमने जो इस मुल्क के लिए करना था वो हम इस मुल्क के लिए अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। अपने लिए हम बहुत कुछ कर सके, लेकिन मुल्क के लिए नहीं। अब देखें जी, अब एनर्जी जो है जो मौजूद है, क्या समझते हैं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही हो रही है? मैं समझता हूँ कि जो एनर्जी जनरेट हो रही है, जी अगर जी। ये टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करें तो इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन की जो है ये लाइनें चौक हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी इसी तरह ट्रांसमिशन का डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि वहां हम लैग करते हैं। और अगर हम फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स या एनर्जी क्राइसिस को हमने मीट करना है, तो जी जी। नंबर वन मैं तो इसमें सजेस्ट करता हूँ कि सोलर पार्क बनाए जाएं और उसमें बाहर के लोग मत शामिल करें। यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट के पास बहुत पैसा है, वो सोलर पार्क बनाएं और वो गवर्नमेंट को बिजली दें। इसी तरह जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सोलर एनर्जी जो है जो लोग घरों में या इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं या जनरेट करते हैं, और ग्रीन मीटर गवर्नमेंट ने लगाए हैं। अब ये है कि जब वापडा देता है तो 50 रुपए यूनिट है, जब ग्रीन मीटर से वापस जाती है वो 20 रुपए देता है। तो मतलब इस तरह के जो इंसेंटिव है, जो इस तरह की स्लैकनेस है, मतलब इट्स वेरी विजिबल। तो मैं समझता हूँ इन सब चीजों का इहाता करना है। मसाइल तो बेशुमार हैं, जिसमें एक एनर्जी का जो है वो टॉप पर है। तो मैं समझता हूँ इन सब चीजों को जो है वो देखने की जरूरत है। और इसमें जो है कि वो जिम्मेदार कौन है या कौन नहीं, आप भी फरमा रहे थे कि मैं समझता हूँ कि जो लोग जिस वक्त ये लगाते हैं, जो काम नहीं करते उनको नहीं लगाना चाहिए। अगर वो लगाते हैं तो फिर जी जी। उनको अकाउंटेबल होना चाहिए। उनको जो है वो अगर किसी ने गलती की है, लेकिन अब ये गलती कब से ताश पैदा हो गया, ये भी एक इट वाज नॉट ए हैप्पी मैरिज। लेकिन हम इसको किस को करताने, इंजीनियर कम्युनिटी तो इसके फेवर में नहीं थी, लेकिन देयर वाज नो ऑप्शन एट दैट टाइम कि हम करते क्या। नया मुल्क थे, इंडिया ने पानी रोका हुआ था, हम कुछ नहीं कर सकते थे। वर्ल्ड बैंक ने जो है वो जो प्रपोजल दी हमने रिफ्यूज किया। इंडिया जो है वो स्ट्रेस कर रहा था वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर, हमें मजबूरन अयूब के वक्त माननी पड़ी। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मुजरम थे या उन्होंने किया, जो उस वक्त के हालात थे। मैं समझता हूँ कि आज मलिक साहब, आज 6 दरिया हमारे पास चल रहे होते, जी जी। और मैं समझता हूँ कि आज इंडिया के साथ इस तरह की कन्फ्लिक्ट होती थी, हमें 6 से 6 जो है ना मिलती। उस वक्त कम अज कम हमें 3 तो मिल गए थे ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि टीटी हो चुकी, टीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एंडेवर करना चाहिए। हमारी पॉलिसी रिएक्शनरी नहीं होनी चाहिए, वो शुड बी प्रोएक्टिव। कि जी ठीक। हम कहेंगे अच्छा उधर ये हो जाएगा, जब डैम बन जाएगा तो इंडिया का, तो फिर हम क्या करेंगे। हमें ये खुद सोचना चाहिए। मैंने तो फॉरेन बिल्कुल ऑफिस को ठीक। कई बार कहा है कि जो हमारे 3 दरिया हैं, इंडिया के साथ ये बात करें कि जी आपके फ्यूचर पोटेंशियल इनसे कितना लेना है, 10-20 साल 50 साल में कितना लेंगे आप। बिल्कुल ठीक। पता तो हो कितना लेना है, इसमें कितना पोटेंशियल उतना आएगा, हमें भी अपनी जो है प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो मैं समझता बिल्कुल हूँ कि जो एनर्जी जो इस अगर सस्ती लेनी है, हाई इन्वेस्टमेंट है, हमें लोग पता नहीं पसंद करें या ना करें, जब तक न्यूक्लियर में नहीं जाएंगे। मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े जितने मुल्क हैं उन्होंने ये थर्मल जो है वो छोड़ दिया। हाइडल उनके ऑलरेडी जो है 1918 1920 के वो चल रहे हैं। अब वो लोग, तमाम लोग, कनाडा है, अमेरिका है, यूरोप है, ये न्यूक्लियर एनर्जी ले रहे हैं। और इस बारे में मेरे ख्याल है जो है ना,
IMF से बात करनी चाहिए है कि ये स्टेट रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हमें न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो है ये एंडेवर जो है इस तरफ बिल्कुल ठीक। कदम उठाना चाहिए। जी मलिक साहब। अब्बासी साहब, मैं ज़रा आपको से बड़ा शॉर्ट अर्शद कमेंट चाहूँगा। मैं जिस सस्ती बिजली की हम बात करते हैं, अभी बात कर रहे थे जमात शाह साहब भी कि हमें जो है वो एनर्जी सस्ती के लिए जाना चाहिए, जिस तरह पूरी दुनिया जा रही है कि अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ चले जाते हैं उससे सस्ती बिजली हम बना सकेंगे। इसकी इजाज़त हमें IMF से बातचीत भी करनी चाहिए कि हम रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं। क्या यही हल बचा है? अरशद साहब, मैं इसमें ऐड नसरुल करना साहब, चाहूंगा मलिक साहब के एक क्वेश्चन मुझे के अंदर। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर या झंपीर से लेकर नूरियाबाद तक हमें एक ही विंड कॉरिडोर नजर आता है। हमें जो है वो थर के अंदर जो है वो जहां से कोयला निकलता है वहीं पे लगने वाला पाकिस्तान का शायद वाहिद प्लांट है जो थर में मौजूद है, वरना साहिवाल के लिए तो कोयला जो है वो कराची से जाता है, इम्पोर्टेड कोयला। तो हम ऐसा प्लान क्यों नहीं करते कि जिन जगहों पर पोटेंशियल मौजूद है, सोलर का पोटेंशियल अगर किसी जगह पे मौजूद है तो सोलर पार्क बनाए जाएं, विंड का अगर पोटेंशियल मौजूद है तो विंड जो है वो कॉरिडोर बनाए जाएं। फिर इस तरीके से जो कोयले की मैंने बात की कि थरकोल शायद वाहिद ही है कि जहां से कोयला निकले वहीं पर प्लांट लगाओ। तो हम बिजली सस्ती करने के लिए इस तरह के सोल्यूशंस की तरफ क्यों नहीं जाते? आप दोनों ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और सच्ची बात है, मुझे आपके जो दो पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर शुएब और जमात अली शाह, तो मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं। मुझे उनकी बातें लॉजिकली और टेक्निकली मैं उनको सब्सटेंशिएट करता हूँ। जहाँ पे एक आपकी इस बात का जवाब देने से पहले जहाँ पे एक साहब ने यहाँ पे बात की कि केबल ऑपरेटर लेता है, भाई मेरे ख्याल में शायद उनको शायद ये पता नहीं है कि जो नेट मीटरिंग से बिजली जाती है वो 19 रुपए की है और जो ग्रिड से आ रही है वो 60 रुपए की। ये बड़ी बड़ी डिबेट साउथ एशिया में ये हो चुकी हुई है, ज़रा थोड़ा बंदा पढ़ के आए। ये तो ऑलरेडी कंपनसेशन है उसमें। एक बात तो ये मैं उनको जवाब दे दूँ। दूसरी बात ये है कि हम बात कर रहे हैं सीपेक की। ये आपने जो फात ने बात की है और जो नसूर ने बात की है, हमारी बिजली महंगी क्यों हुई जब से सीपेक आया। देखें वो कहते हैं जी दोस्ती अपनी जगह और बिजनेस इज़ अ बिजनेस। सच्ची बात है कि उस वक्त एक बहुत बड़ा पॉलिसी ब्रीफ भी दिया गया नवाज शरीफ साहब को भी, एहसन इकबाल को भी। अभी रिसेंट ऑपेड भी लिखा है कि हम वो जो कोल पावर प्लांट लेके आए थे वो इतने एफिशिएंट नहीं थे, यानी वो ज़्यादा कोयला इस्तेमाल करते थे और कम बिजली पैदा करते थे। ये एक यूनिवर्सल हकीकत है। जबकि बांग्लादेश ने हमसे कंसल्टेंसी मुझे से बंदे से ली है और हमने कहा ये पावर प्लांट लेने हैं जो कम से कम कोयला लें और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पैदा करें। ऐसी जैसे आप दोनों की गाड़ी हैं, आप बड़े वरीड होते हैं कि यार 1 लीटर में कितनी कंजप्शन होनी चाहिए, 20 लीटर, 10 लीटर। ये एक बेसिक प्रिंसिपल। एक तो बात का जवाब ये आ गया। दूसरी बात ये है कि अभी हमारे पास बड़ी अच्छी बात की है जमात अली शाह साहब ने। हमने बात ये करनी है कि भाई हमें फर्दर जनरेशन बनानी चाहिए। देखें अब हमें जितनी तेज़ी से कीमतें कम हो रही हैं यहाँ पे सोलर की दुनिया भर में, अब हमें नए ना सोलर की तरफ जाना, ना सोलर पार्क की ज़रूरत है, ना विंड की ज़रूरत है, ना एटॉमिक की ज़रूरत है। देखिए अभी लोग सिर्फ इसके ऊपर जा रहे हैं, नई से नई इनोवेशन जा रही। मेरा बेटा जो है अभी इसी पे अमेरिका भी जा रहा है, उसका थीसिस इस पे इसी है। अब सोलर सेल आएगा 30% तक, सोलर प्लेट्स हो रही कम्पैक्ट से कम पड़ आ जाएगी, आपके घर में सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये जो ग्रिड से बिजली लेना और गैस लेना अब ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा गवर्नमेंट के लिए, जो जितने जितने उसने अभी तक पावर प्लांट लगाए हैं। हाँ अलबत्ता यहाँ पे दो बड़े आपने अच्छे पैनलिस्ट शामिल किए, मतलब प्रोफेशनल्स हैं। मैं एक बात कहूँगा कि ये जो कहा ना कि छोटे डैम और बड़े डैम, देखिए अगर आपने जाना है, आप दोनों शायद मोस्ट प्रॉब्ली लाहौर में, लाहौर से अगर आपने वापडा से नारकली जाना है तो ठीक है पैदल जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने कराची जाना है तो आपको बड़ी गाड़ी लेनी पड़ेगी। ये छोटे डैम में एक सिंपल प्रिंसिपल है, देखना है कि जो कीमत है पर मेगावाट या पर एकड़ स्टोरेज कितने आती, दो बेसिक इंडिकेटर है। आप समझ लें कि एक कालाबाद डैम है तो उसके मुकाबले 10,000 डैम बना लें छोटे, उनकी कीमत भी डबल से डबल होगी, ट्रिपल होगी। आपको एक पॉइंट के ऊपर ये मिल रहा है। आप दोनों को मैं एक बात बताऊं, हमारे यहाँ उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए जिन्होंने पॉलिटिशियंस को प्रवोक किया, जिन्होंने सूबों में फ़र्क पैदा किया। और कालाबाड़ डैम, वो ऐसे एनजीओ, ऐसे लोग अभी भी आपके बीच में मौजूद होंगे, इसी पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे। और तीसरी बात, आज आप दोनों को मैं एक बात बता दूं, मैं जमात अली शाह साहब भी हैं, डॉक्टर शुएब भी हैं। देखिए मैं नेक्स्ट
और यूनिवर्सिटी लाहौर पेशावर का एक्सीलेंस सेंटर का फाउंडर भी हूँ। आप दोनों को मैं एक बात बताऊंगा, वहाँ से मैंने एक बात सीखी। देखें, कोई पीएचडी नहीं, कोई कुछ नहीं, यकीन करिए पूरी जो ज़िंदगी है ना, ये दो चीज़ों में चलती है कि किस बंदे में कितनी कमिटमेंट है, कितनी डिटर्मिनेशन है, कितनी ऑनेस्टी है, ये दुनिया उसी की है। अब मैं मिसाल दूंगा, देखिए हमारे नेबर कंट्री में नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन है तो अनपढ़ जाए ना, वो कहता मैंने 14 साल तक जो है ना वो तो मैंने चाय बेची है, टी बाई उसका नाम है, लेकिन मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गया। हमारे यहाँ जिस दिन नसरुल्लाह साहब और फाज साहब 4 बंदे आ जाएंगे कि यस विल मेक दिस नेशन, यहाँ पे एक्सपर्ट भी मिल जाएंगे, यहाँ पे बड़े बड़े लोग भी मिल जाएंगे, हमारे जैसे लोग टेस्टर भी लेके बैठे होंगे, ये उस दिन आने की बात है जिस दिन कमिटमेंट है, वो वाली कमिटमेंट वाले लोग आ गए, ये मुल्क तब्दील हो जाएगा। आप ज़रा देखना कितने लोग हैं कंप्यूटर में जिन्होंने पीएचडी की और कितने वो लोग हैं, बिल गेट ने पीएचडी नहीं की, तो ड्रॉप आउट किया था। स्टीव जॉब जो स्मार्ट मोबाइल है उसको ड्रॉप आउट किया गया था। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि कभी भी उस पे ना जाइए कि किस बंदे के क्रेडेंशियल्स क्या है। ये मुल्क हमने अपने हाथों से तबाह किया। सोल्यूशन आ जाए, यकीन करें, मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब ने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आपको मैं दोनों को कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप दोनों चेयर में लग जाएं। मैं आपको इस मोबाइल के ऊपर ये जो मंथली फ्यूल एडजस्टमेंट है, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको करके दे सकता हूँ। ये जो टैरिफ डिटर्मिनेशन है, आपको सॉफ्टवेयर मैं आपको हैंड ओवर कर दूँ, तो आप जाके ये काम कर सकते हैं। इनका दफ्तर खाली एक जगह इस्लामाबाद में नहीं है, पाकिस्तान के 10 शहरों में है, सक्खर से लेके हैदराबाद, कराची शुरू हो जाए। ये असल इशू है। बड़ी अच्छी एक और भी बात की शोएब ने, आई लाइक दैट, कि देखिए यहाँ पे कितने इदारे हैं, कोई बात कर रहा है जी एनर्जी एफिशिएंसी का, एक और है उसका है। ये भी बात जबरदस्त है कि अब फ्यूचर में क्या मैकेनिक सीजन में शुरू हो जाएगा कि इन्वर्टर वाले आपके पंखे आ जाएंगे, आ रहे हैं बाकी मार्केट में। चाइनीज हमारी मार्केट में एक काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि सोलर पैनल, सोलर सेल और इन्वर्टर सस्ते से सस्ते। आप यकीन करें कि ये एक ऐसा इनकलाब आ रहा है कि इसकी डायनामिक्स कुछ अरसे बाद तब्दील हो जाएगी। आखिरी बात मैं कहूँगा, जमात अली शाह साहब भी हैं, नसरुल्लाह साहब लाहौर से हैं, आप दोनों को एक मैंने लेटर लिखा है कि देखिए रावी का पानी बंद कर दिया है इंडिया ने, और कहा कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं आएगा। हमारे पास डॉक्टर शोएब भी हैं। मेरा ये पॉइंट था इस गवर्नमेंट से पूछा कि देखिए जब रावी का पानी बंद हो जाएगा तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 80% जो पानी है ग्राउंड वाटर है लाहौर का, वो रिचार्ज होता है रावी रिवर से। हम क्या करेंगे? क्या लाहौर डेजर्ट बन जाएगा? क्या कसूर डेजर्ट बन जाएगा? और फिर अगर कोई बंदा है कि जी वो उनका हक है इंडस वाटर ट्रीटी में, तो मैं उनसे पूछूंगा कि किशन गंगा में उन्होंने हमें इन्वायरमेंटल फ्लो दिए थे। तो मैं आप तक ये छोड़ता हूँ, जमात अली शाह साहब लाहौर में है, नसरुल्लाह साहब आप दोनों लाहौर में, एक बात उठाइए, इन्वायरमेंटल फ्लो लाहौर के लिए लेना है। देखिए हमारी एक इंच प्रॉपर्टी वहाँ पे नहीं है, ये काम आप बिल्कुल। पाकिस्तान डिबेट में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मैं मायरीन की तरफ दोबारा हम आते हैं, लेकिन एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं। सवाल की कि क्या उन्हें जो एनर्जी मिलती है ये सस्ती कब होगी, और जो लाइन लॉसेस की बात की जाती है, बिजली चोरी की बात भी की जाती है कि इस मुल्क के अंदर बिजली चोरी कर ली जाती है, और हुक्मरान ये कहते हुए नज़र आते हैं कि इतने अरब की बिजली चोरी कर लेगी। बिजली चोरी रोकेगा कौन? अभी कुछ रोज़ पहले ही ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं वो कह रहे थे कि इस मुल्क में बिजली चोरी की वजह से आम आदमी को उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। जी कैसी हुकूमत होती है कि जो ये खुद कहती है कि जो बिजली चोरी है, चोर चोरी कर लेते हैं, लेकिन आम आदमी इसके नतायज भुगतने के लिए तैयार रहे। इसके साथ साथ जो पहले हमने बात की 8 से 9 के सेगमेंट में, उसमें हमने जैसे देखा कि शमसी तवानाई का एक पूरा इनकलाब आ रहा है, अब जो है सोलर एनर्जी की तरफ लोग जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बात की गई कि न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ हमें जाना चाहिए ताकि हम सस्ती बिजली आवाम को दे सकें। उसके साथ साथ विंड एनर्जी की बात भी की गई। पाकिस्तान के अंदर ये भी कहा जाता है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक कि पाकिस्तान के पास 50,000 मेगावाट बिजली पैदा करने का जो है वो मौजूद है, कैपेसिटी मौजूद है अगर विंड एनर्जी की तरफ हम चले जाएं, क्योंकि साहिली पट्टी में जो कहा जाता है कि हवा की जो है वो इस वक्त वहाँ पे हवा का काफ़ी प्रेशर होता है, जिसको बरोकार लाकर जो है वहाँ काफ़ी हद तक फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन सवाल फिर भी अपनी जगह पर मौजूद है कि अगर मनसूबे लगेंगे, कब तक ये मनसूबे पाया तकमील को पहुँचेंगे। फिर जिस हम सोलर पैनल्स की बात कर रहे हैं कि बड़े सस्ते हो चुके हैं,
लेकिन साथ ही साथ आम आदमी कहता है कि उसे नेट मीटरिंग के लिए जिस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फिर जो बिजली वो बनाता है वापडा को वापस देता है, फिर उससे वापस लेता है, तो एक वो गैप है उसकी कीमत के दरमियान में, वो कमी कैसे पूरी हो सकती है? आम आदमी की बातें या आम आदमी के सवालात कैसे जो है वो हुकूमत के सामने रखे जा सकते हैं, ये जी आज अपने अपने पैनल्स के सामने रखेंगे ताकि कुछ सिफारिशात भी मुरतब की जा सकें हुकूमत के लिए कि वो जहाँ बड़े बड़े मसाइल हैं हुकूमत को दरपेश हैं, वहाँ इन मसाइल की तरफ भी तवज्जो दे कि जो आम आदमी आज बाकायदा तौर पर चीखो पुकार कर रहा है। अगर आप किसी जाएँ सुई गैस के दफातर के बाहर तो आपको नज़र आता है कि किसी एक घर में जहाँ सिर्फ शायद 1 मीटर लगा हो, 1-1 लाख रुपए का बिल लेके एक आम आदमी खड़ा होता है कि मेरे साथ ओवर जो है मीटर किया गया और बिलिंग की गई है। इसका हल भी हुकूमत ने ही तलाश करना है। क्यों फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं तो पूरे पैनल का तारफ़ भी करवा दूँ। जमात अली शाह साहब हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं, साबिक़ कमिश्नर इंडस वाटर से। अरशद अचबासी साहब मुल्क के मुमताज़ एनर्जी एक्सपर्ट हैं, वाटर एंड पावर एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खालिद वली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। अमार हबीब खान साहब भी एनर्जी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। पहले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा उसी को आगे बढ़ाया जाए। क्यों फवाद, डॉक्टर खालिद वली साहब के सामने रखते हैं कि ये जो इस वक्त क्राइसिस है, गर्दशी कर्जे वो भी हमारे लिए एक दर्द सर बने हुए हैं। फिर अक्सर तनकीद की जाती है माजी की हुकूमतों पर, यह कहा जाता है कि IPPs से जब तक हम महंगी बिजली लेते रहेंगे आम आदमी पिसता रहेगा। लेकिन मलिक साहब, मैं एक आपकी बात में इससे पहले कि हम गेस्ट की तरफ जाएं, एक सवाल ज़रूर मैं अपने मेहमानों के सामने रखना चाहूँगा कि हम तनकीद करते हैं कि जी पाकिस्तान में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं यानी कि डिस्कोज जो हैं वो बड़ा नुकसान कर रही हैं, उनको निचकारी का जो है वो निशाना बना देना चाहिए, निचकारी कर देनी चाहिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि इतने ज़्यादा नुकसान वाले इदारे को जो डिस्ट्रीब्यूशन में हद दर्जा नाअहली दिखाया है, जिसके पास लाइन लॉसेस के बेतहाशा जो है वो मामलात हों, जो रिकवरी पूरी ना कर पाए, जिसके एरिया के अंदर पूरी PMTs या ट्रांसफार्मर्स जो है उनसे जो है वो पूरा मोहल्ला सैराब हो रहा हो और बिजली का बिल ना दे रहा हो, ऐसे डिस्कोज को जहां पे पॉलिटिकल प्रेशर्स की सूरत में भी मौजूद हो, माफियाज भी मौजूद हो जो बिजली आगे सबलेट करते हो, ऐसे डिस्कोज को कौन खरीदेगा? ये भी सवाल जो है वो हमें जरूर करना होगा आज अपने ट्रांसमिशन के सिलसिले में। तो मलिक साहब, गेस्ट जाहिर है कि आप हैंडल कर रहे हैं, तो डॉक्टर खालिद वली साहब, यही सवाल हम आपके सामने रखते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की भी निजकारी की बात की जा रही है, इससे कोई सपोर्ट मिलेगी, इससे कोई बेहतरी आएगी? क्या निजकारी वाहिद हल रह जाता है जब मामलात ना सुधर पाए? देखें जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वेल टारगेटेड है। हमें जो है वो इस चीज़ को देखना है कि क्या वाकई प्राइवेटाइजेशन के बाद ये डिस्कोज जो हैं ये वाकई एफिशिएंटली काम करना शुरू कर देंगी या नहीं करना शुरू करेंगे। इस सवाल को समझने के लिए 2 चीज़ें समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि डिस्कोज का रोल क्या है इस सारे सर्कुलर डेट में और पावर सेक्टर में, बुनियादी रोल है उनका। और अगर सर्कुलर डेट की बात करें तो 80% सर्कुलर डेट जो है वो यहाँ से ही ओरिजिनेट हो रहा है और इसी को ठीक करने की जरूरत है। दूसरा ये कि क्या प्राइवेटाइजेशन के बाद इतने बड़ी डिस्कोज जिनका सर्विस एरिया इतना बड़ा है, क्या वो एफिशिएंटली काम करेंगी और वो सर्कुलर डेट कम होगा? तो इसका आंसर अभी के लिए जो मेरी राय है उसमें यह है कि 60 से 70% वो इनएफिशिएंट ही रहेंगी। हमें पहला काम ये करना है गवर्नमेंट को कि उनके सर्विस एरिया को कम करना है और कंपटीशन लेके आना है और कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स पे डिस्कोज को रन करने की बात की जानी चाहिए। उनके इंडिपेंडेंट बोर्ड्स हों जो कि इस चीज को श्योर करें कि प्रॉफिट एंड लॉस और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स के साथ वहां पे जो है वो डिसीजन मेकिंग हो रही हो। और फिर जाके हमें शायद नेक्स्ट फेज में प्राइवेटाइजेशन की बात करनी है। इसी को अगर दूसरी इंडस्ट्रीज के साथ लिंक करूं तो पाकिस्तान में और इंडस्ट्रीज बड़ी भी प्राइवेटाइज्ड हुई हैं, लेकिन वहां पे भी इनएफिशिएंसीज एग्जिस्ट करती हैं। अगर हमने डिस्कोज को इस स्टेज पे प्राइवेटाइज कर दिया विदाउट इंश्योरिंग द कंपटीशन, तो शायद हम वही कार्टेल सिचुएशन में चले जाएंगे और उसका फायदा फिर अवाम में ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा होगा और शायद इनएफिशिएंसीज बढ़ी होंगी। तो हमें एक मैकेनिज्म के साथ, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ, ये ना हो कि जो हमने पहले प्लानिंग IPPs के लिए की, लॉन्ग टर्म PPA साइन कर दिए, तो प्राइवेटाइजेशन के बाद भी यही कुछ हो रहा हो। तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन डिस्कोज की नहीं, हमें डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ भी जाना है और हमें जो है वो कंपटीशन को इंश्योर करना है। और हमें कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ डिस्कोज लेवल पे नहीं, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इस चीज को इंश्योर किए बगैर, एनर्जी गवर्नेंस को इंश्योर किए बगैर
कंपटीशन को लाए बगैर, कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स को लाए बगैर आप सिर्फ और सिर्फ ये डिसीजन नहीं ले सकते कि हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। जी अमर साहब, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी कहा, खालिद साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के हवाले से एक सवाल तो हमेशा पैदा होता है कि इतनी नुकसान वाली कंपनीज हैं। हम देखते हैं कि हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई हो गई, सक्खा इलेक्ट्रिक सप्लाई हो गई, केस्को हो गई, कोयटा की और पिशावर की पेस्को हो गई। इन्होंने तो पूरे सिस्टम के ऊपर ही सवाल लगा दिया है कि 100 रुपए की बिजली लेते हैं, 20 रुपए हुकूमत को वापस करते हैं। ये 30 रुपए वापस कर देते होंगे, ज्यादा 40 कर ले चलें, थोड़े फिगर्स के ऊपर आगे पीछे होगा। लेकिन हम जनरेशन की बात बहुत ज्यादा नहीं करते। पाकिस्तान में अब भी ऐसे पावर हाउसेज मौजूद हैं जो फर्नेस ऑयल के ऊपर चलते हैं, अब भी ऐसे पावर प्लांट्स मौजूद हैं जो डीजल के ऊपर चलते हैं। तो क्या वक्त नहीं है कि पाकिस्तान उन तमाम चीजों को भी तब्दील करे किसी सस्टेनेबल चीज के ऊपर, जिस तरह से जो है वो एटॉमिक एनर्जी की बात हो रही है, जिस तरह से विंड पावर की बात हो रही है, तो क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा पाकिस्तान के लिए इन फ्यूचर? नहीं, देखें, जनरेशन कॉस्ट तो हमारी वैसे ही बहुत कम है, तकरीबन 10 से 11 रुपए के आसपास हमारी वेटेड जनरेशन कॉस्ट आती है। और तो इसमें फर्नेस और डीजल पे तो बहुत कम प्लांट चलते हैं अगर हम टोटल साइज के हिसाब से देखें, तो इतना कोई इशू नहीं। हाँ, न्यूक्लियर हमने अभी रिसेंटली न्यूक्लियर लगाया, वो भी चलते हैं। प्रॉब्लम अगेन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का ही आ जाता है। जो कराची में न्यूक्लियर लगा हुआ है वो जो है सप्लाई नहीं कर पाता नॉर्थ साइड को, क्योंकि ट्रांसमिशन के जो है वो इश्यूज हैं। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन के भी इश्यूज जो हैं वो यही है कि जी जो बिजली जाती है उसके पैसे वापस नहीं आते। तो हमारा जनरेशन मसला नहीं है, जनरेशन की हमारी कॉस्ट 10 रुपए है। आपके घर पे जो बिल आता है वो 55 से 60 रुपए आता है। उस 55 से 60 रुपए में सिर्फ 10 रुपए जनरेशन की कॉस्ट है। अब 10 रुपए से कम करके जनरेशन को 8 रुपए कर देंगे, 7 रुपए कर देंगे, इससे ज्यादा और कम क्या करेंगे? 3 रुपए ही कम होगा। मगर असल जो नुकसान हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में हो रहा है। विंड लगाने से, सोलर लगाने से एक हद तक फायदा होता है, मगर ब्रॉड एक कंट्री के लेवल पे जो है इतना कोई मैसिव उसका इम्पैक्ट नहीं आ जाएगा। तो वही है ना कि 60 रुपए में से सिर्फ 10 रुपए जनरेशन कॉस्ट है, बाकी जो 50 रुपए उसका क्या करना है? इस 10 को आप कम से कम के 2 या 3 रुपए काट देंगे, इससे आप थोड़ी काट सकते हैं इसमें। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर ही फोकस करना है। जनरेशन हमारा इतना मसला नहीं है जितना ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है। जी, पाकिस्तान डिबेट में यहाँ पर एक वक्त हुआ है 8 बजे के स्लॉट को खत्म करने का। हम 10 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और कोशिश करेंगे कि 10 बजे तजावीज़ की बात की जाए, सिफारिशात की बात की जाए, कंक्लूड किया जाए इस पूरे मामले को, इस पूरी बहस को, कि पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस है उसको, उससे निपटा कैसे जाए, पाकिस्तान में सस्ती बिजली कैसे बने, और इसके लिए हमारे माहिरीन के पास सबूत क्या है, क्या कौन सी थ्योरी पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट की जाए तो उसकी जवाब में पाकिस्तान का नतीजा ये निकले कि सस्ती बिजली से अवाम बहरामंद हो सकें। अभी 8 बजे की स्लॉट से याद दीजिए, पाकिस्तान डिबेट का हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। 1 घंटे बाद 10 बजे दोबारा हाजिर होंगे।